नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अपने तमाम दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं आपके खुद के ही पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, रियल बाजार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम उन तमाम बातों की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जिसे जानने के बाद हमारे दर्शकों के लिए अपना मकान या फिर अपना फ्लैट खरीदने का सपना जल्द से जल्द साकार हो सके और साथ ही साथ उस रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों, तमाम परेशानियों से वो निजात पा सके। आज की कड़ी में भी हमारी बस यही कोशिश होगी और आज की कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं बिल्डिंग बायलॉज 2014 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार कैबिनेट द्वारा बिल्डिंग बायलॉज पारित हो चुका है और इसका बेहद बेसब्री से इंतजार है ना सिर्फ बिल्डर को बल्कि उन तमाम लोगों को जो अपना मकान या फिर फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या खासियत है बिल्डिंग बायलॉज 2014 की। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के पास होते ही बिहार में प्रॉपर्टी बाजार में तेजी के आसार हैं और आम लोगों के घर के सपनों को साकार होते देखा जा सकता है। 10 दिसंबर 2012 से बिहार बिल्डिंग बायलॉज पर रोक लगी थी और तब से आज तक नए भवनों के निर्माण पर ग्रहण सा लग गया था। जहां एक ओर निर्माण इंडस्ट्री में स्थिरता आ गई थी, वहीं कईयों के घर का सपना अधूरा रह गया था। अब नए बिल्डिंग बायलॉज के आने से निर्माण इंडस्ट्री में तेजी की संभावना बनी है, वहीं आम लोगों के घर के सपने को पूरा होने की भी संभावना है। बहुत दिनों से 2 साल से जैसे कि कोई बिल्डिंग बायलॉज अभी तक नहीं था हम लोगों के पास। एक बिल्डिंग बायलॉज 2007 का बना हुआ था, तो उस बिल्डिंग बायलॉज 2007 के बाद से अभी रिवीजन करना था। जो मास्टर प्लान पटना का नया बन रहा है उसको कंसीडर करते हुए इस बार का बिल्डिंग बायलॉज को बनाया गया, जिसमें न्यू एरिया जो मास्टर प्लान में लिया गया है उसको अलग से कंसीडर किया गया है और जो ओल्ड एरिया है जो एग्जिस्टिंग पटना है उसको अलग से कंसीडर किया गया। दोनों तरह का डेवलपमेंट के लिए अलग अलग FAR रखा गया है। रोड विड्थ का भी अलग अलग ही कंसीडरेशन है। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 पूरे बिहार में लागू होगा। बायलॉज शहर को सुव्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है ताकि शहर में प्लान रूप से भवनों का निर्माण हो सके। आमतौर पर देखा जाता है कि भवन निर्माण करते वक्त लोग उन बातों की अनदेखी कर देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, जैसे भवन या घर बनवाते वक्त कुछ एरिया का खुला होना ताकि वहां रहने वालों को स्वच्छ हवा और रोशनी मिल सके। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मकान मालिक 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ना चाहते और नतीजा सटे सटे मकान। यदि कोई हादसा हो जाए तो जान माल की क्षति निश्चित। इन्हीं सभी पहलुओं पर ध्यान देता है बिल्डिंग बायलॉज को सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए 3-4 बातें बायलॉज में अहम रखती हैं। पहला तो होता है FAR, जिसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। उसमें किसी भी ज़मीन पे कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मोटा मोटी इस तरह से समझें, वो FAR रहता है। और जनरली FAR जो रहता है 2.5 से लेके 3 तक, 3.5 तक किसी इलाके में, पटना में हम लोग जाते हैं। तो FAR जितना ज़्यादा रहेगा उस पे दबाव उस क्षेत्र पे उतना ही ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा FAR का मतलब है कि ज़्यादा वहाँ पे फ्लोर एरिया, ज़्यादा एरिया हम बसा सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, एक होता है हाइट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी भी इमारत की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं उस रेगुलेशन में। हाइट रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारे पास फायर फाइटिंग की जो अग्निशमन सेवा की जो सर्विस रहती है वो लिमिटेड रहती है। अगर आपके पास 50 मंजिली इमारत को आग से बचाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं तो आप 50 मंजिली इमारतें नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी सुविधाएं हैं वो 7 से 8 मंजिल तक ही सुविधाएं हैं। तो हाइट रेस्ट्रिक्ट करके हम ये कहते हैं कि आप 7-8 मंजिल से ज़्यादा मकान आप नहीं बना सकते हैं। और तीसरा चीज़ जो होता है कि वो होता है कि सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई भी अहम भूमिका निभाती है कहीं के भी प्लानिंग के लिए। और बेसिकली बिल्डिंग बायलॉज तो सेफ्टी और हेल्थ ग्राउंड पे ही बनाया जाता है। हाँ, इसके लिए एक भारत सरकार में नेशनल बिल्डिंग कोड होता है,
वो नेशनल बिल्डिंग कोड एक मोटा मोटी बिल्डिंग का सेफ्टी और हेल्थ के हिसाब से बनाते हैं, और हर एक स्टेट, हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत को अपना भी पावर है कि वो बिल्डिंग बायलॉज में थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करके बना सकता है। बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना हर भवन निर्माणकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए, ताकि वे अपने शहर को सुंदर बनता देख सकें, वहां रहने पर गर्व महसूस कर सकें। बिहार की राजधानी पटना के संदर्भ में बिल्डिंग बायलॉज की अहमियत और भी मायने रखती है। कारण पुराना शहर होने के कारण पटना की टाउन प्लानिंग नहीं हो पाई, हुई भी तो आधी अधूरी। ऐसे में पटना अनप्लान्ड सिटी के रूप में उभरा। हम लोग की मानसिकता है कि हम अपने शहर के बीचों बीच में रहें, कोई शहर से दूर नहीं रहना चाहता है। तो सेंट्रल एरिया जिसको कहते हैं कोर ऑफ द सिटी, तो लोगों का प्रेशर रहता है कि कोर ऑफ द सिटी के नज़दीक रहें। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही माइग्रेशन हुआ तो सबको रोज़गार चाहिए, सबको आवास चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, जो भी सुविधाएं हैं, शहर की आवश्यकताएं हैं, उसका दबाव शहर पे बढ़ते जाता है। 10 दिसंबर 2012 के पहले भी बिल्डिंग बायलॉज 2007 पास हुआ था, लेकिन बायलॉज में बहुत सी खामियों के कारण भवन निर्माण में इसकी धज्जियां उड़ती रहीं। जहां एक और बिल्डर्स अपने फायदे के लिए इनकी खामियों का फायदा उठाते रहे, वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी बिल्डिंग नियमों का पालन करना उचित नहीं समझा। ऐसे में शहर के बिल्डिंग निर्माण पर प्रतिकूल असर पड़ा। आए दिनों माननीय उच्च न्यायालय के अवैध भवन निर्माण पर नोटिस से आम उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ा और निर्माण इंडस्ट्री को धक्का लगा। बायलॉज में और आज के बायलॉज में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पुराने बायलॉज में 11 मीटर से ऊंचे बिल्डिंग को हम लोग हाई राइज बिल्डिंग मानते थे, और इसमें 15 मीटर से ऊंचे बिल्डिंग को हाई राइज मानेंगे। 15 मीटर तक के बिल्डिंग को हाई राइज नहीं कहा गया है। और हाई राइज के केसेस में जो भी सेटबैक्स का है, मेन चीज़ दिया गया है कि सेफ्टी को ध्यान में रख करके कि फायर इंजन ऑल अराउंड द बिल्डिंग वो मूवमेंट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट सेटबैक तो जो है वो है ही, उसके अलावा और जो बाकी सेटबैक्स बचा है उसमें भी मिनिमम 4.5 मीटर का उसमें ख्याल रखा गया है कि फायर इंजन उसमें ऑल अराउंड बिल्डिंग के मूव कर सके। और प्लस 15 मीटर, आप सीधा मान लीजिए कि 15 मीटर तक की बिल्डिंग, यानी जो G+4 जो देखते थे आप पूरे शहर में, वो बिल्डिंग हाई राइज है ही नहीं। और बेसिक पैमाना कर क्या दिया गया कि 800 वर्ग मीटर, उसका मतलब होता है कि लगभग 6.5 कट्ठे, 6.5 कट्ठे के ऊपर ही हाई राइज बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपने जाना बिल्डिंग बायलॉज के बारे में। बिल्डिंग बायलॉज एक ऐसा तरीका जिससे भवन निर्माण से हमारा घर तो सुंदर होगा ही, साथ ही साथ सुंदर होगा एक सुंदर शहर का सपना भी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बिल्डिंग बायलॉज को ध्यान में रखकर अपने मकानों का निर्माण कराएं तो इसके चलते एक पूरी तरह से प्लान्ड सिटी जो कि हमारे सपनों में बसती है और पटना जिससे कोसों दूर है, वो हकीकत के धरातल पर उतर जाएगा। ऐसे कई सारे शहर हैं जो इस तकनीक को अपना रहे हैं, इस तरीके से अपने भवनों का निर्माण करा रहे हैं, और हमारे पटना में भी इस चीज़ की शुरुआत होने वाली है, जिससे निश्चित तौर पे हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचेगा। आगे भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस विषय में आपके विषय वस्तु को और भी साफ करेंगी, लेकिन उन सब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम बस एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे साथ रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे बिल्डिंग बायलॉज के बारे में, और आपने दर्शकों जाना था कि किस प्रकार बिल्डिंग बायलॉज बेहद जरूरी है, ना सिर्फ एक सुंदर घर के लिए, ना सिर्फ एक भवन के लिए, बल्कि पूरे शहर को सुंदर स्वरूप देने के लिए। और एक तरह से हम कहें तो हमारे पटना के खुशकिस्मती के दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बिल्डिंग बायलॉज 2014 बनकर तैयार है, वहीं तैयार है हमारा मास्टर प्लान 2031 भी। जी हाँ दोस्तों, शहर के विकास के लिए, शहर को एक सुंदर रूप देने के लिए, शहर को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए इन दोनों चीज़ों को लाने की तैयारी है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये दोनों चीज़ें
किस प्रकार से हमारे शहर का काया पलट कर रही हैं और पटना की खूबसूरती को, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक समृद्धता को भी समेटे हुआ है, उसमें किस प्रकार से आधुनिकता का पुट डाल रही हैं। 2014 बिल्डिंग बायलॉज की अहमियत पटना के लिए इसलिए भी जरूरी है कि पटना ही बिहार का एकमात्र शहर है जहां एक ओर जनसंख्या का दबाव है, वहीं भौगोलिक रूप से भी इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसका विस्तार आसानी से हो जाए। आज पटना की जनसंख्या 24 लाख के आसपास है और 2030 तक 50 लाख होने की संभावना है। ऐसे में ये बहुत ही जरूरी है कि बायलॉज के अनुसार भवनों का निर्माण हो ताकि शहर की शक्ल और सूरत में निखार आ सके। खासकर अगर पटना को देखें तो पिछले 10 से 15 सालों में इसका जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और आज के संदर्भ में अगर पूरे पटना को देखा जाए तो इसकी जनसंख्या करीब 23-24 लाख के करीब पहुंच गई है और अगले 10 साल में 2031 तक में जैसा मास्टर प्लान है उसमें पूरे पटना ग्रेटर पटना में पूरे 50 लाख लोगों को बसाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे लग सकता है कि हमारे पास ज़मीन सीमित है। पटना का अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो उत्तर में गंगा, दक्षिण में पुनपुन और फिर दक्षिण में पुनपुन और पश्चिम में फिर आपका सोन आता है। तो एक उसके अलावे भी पटना का जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पानी जमा हो रहता है। तो हमारे पास एक सीमित ज़मीन है, उसी ज़मीन में सबको पूरे 50 लाख की आबादी को बसाना है। बिल्डिंग बायलॉज से जहां एक ओर सुव्यवस्थित शहर की परिकल्पना की जा सकती है, वहीं आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती है। फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR, हाइट रिस्ट्रिक्शन, सड़क की चौड़ाई आदि ऐसी बिंदुएं हैं जिनकी समीक्षा भवन निर्माण के वक्त निहायत ही जरूरी होती है। सिविल इंजीनियर रहते हैं, फायर वाले रहते हैं, उसमें अर्थक्वेक का ध्यान रखा जाता है, आपदा प्रबंधन पे ध्यान जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलके एक साथ बैठ के और अलग शहरों के बायलॉज को स्टडी करके ये बिल्डिंग बायलॉज बनाते हैं और नागरिकों से ये अपील रहेगी कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप ही अपना मकान बनाए। जो भी अलग अलग इलाके के लिए जो भी नियम है तो उससे फ़ायदा ये होगा लोगों को कि एक तो है कि नेचुरल लाइटिंग, वेंटिलेशन जो चाहिए। अगर मान लीजिए ज़मीन के आगे कहा जाता है कि इतना फीट ज़मीन छोड़ना है, भविष्य में अगर रोड चौड़ीकरण की बात उठती है तो मकान को तोड़ने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। तो फिर 3 फीट अगर ज़मीन दे दिया जाए दोनों तरफ से तो आपको 6 फीट का ज़मीन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो एक तो वो बात होगी। दूसरी कि अगर साइड सेटबैक किनारे जो ज़मीन छोड़ते हैं तो आप अगर 2 फीट ज़मीन छोड़े, आपके बगल वाले 2 फीट ज़मीन छोड़ते हैं तो कुल मिला के 4 फीट का ज़मीन मिल गया। आपका भी खिड़की के पास 4 फीट का खुला स्पेस है, बगल वाले के पास भी 4 फीट का स्पेस है। तो इसमें दोनों को फ़ायदा है। तो 2 फीट आप ज़मीन छोड़े, टोटल 4 फीट मिल गया। हवा, पानी, जो भी रोशनी वोशनी चाहिए आपको आराम से मिल गया। पटना भूकंप जोन 4 में आता है, जो भूकंप के नुकसान के तौर पर अति संवेदनशील कहा जाता है। पटना के अलावा बिहार के अधिकांश जिले जोन 4 और 5 में आते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नए बायलॉज में इसके संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नए बनने वाले सभी मकानों और भवनों का भूकंप रोधी होना अनिवार्य है। वहीं 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। कि पूरा बिहार अर्थक्वेक के जोन में आता है। पटना उसमें अर्थक्वेक 4 का जोन है, 5 जोन है जो सर्वाधिक क्षतिग्रस्त जोन होता है और ये बहुत है लेकिन अति नहीं। तो पटना जोन 4 में है। तो पटना जोन 4 में है तो इस बार बिल्डिंग बायलॉज में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग का पूरा गाइडलाइंस जो डॉक्टर AS आर्या IIT रुड़की के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बनाया हुआ है, वो भी आपको दिया गया है बिल्डिंग बायलॉज में। बिहार बिल्डिंग बायलॉज में सेफ्टी को लेकर जहां टाउन प्लानरों ने चिंता जताई है, वहीं पर्यावरण को लेकर भी संवेदनशील है। पर्यावरण के लिहाज से आपका शहर उत्तम हो, लोग स्वच्छ हवा ले सकें, इसके लिए बायलॉज ने साधारण भवन के लिए 5% जमीन पेड़ पौधे के लिए सुनिश्चित की है। वहीं बहुमंजिले इमारतों की कुल भूमि का 10% हिस्सा
पेड़ पौधों से कवर करना होगा। एक कंसेप्ट है इसमें कि आप हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिल्डिंग का फैसाड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसका कलर कम्बिनेशन को कर सकते हैं, हार्मोनिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये सब कंसीडरेशन करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस कराने पड़ेंगे। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बिल्डिंग बायलॉज के बारे में कुछ खास बातें, और आपने जाना कि किस प्रकार बिल्डिंग बायलॉज 2014 में ऐसे कई सारी प्रावधान हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे अगर ईमानदारी पूर्वक हमारे शहर में लागू किया गया तो यकीन माने हमारे शहर को खूबसूरत रूप देने से कोई नहीं रुक सकता। बस जरूरत है एक छोटी सी कोशिश की, और इसी कोशिश के तहत आ रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए हमारा बिल्डिंग बायलॉज 2014। और देखते हैं इसके आने से हमारे शहर को किस प्रकार सुंदर, निखरा और मॉडर्न रूप मिलेगा। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है, जो हमें आपको बतानी है। तो देखते रहिए रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और ब्रेक पर जाने से पहले आज हमारा चर्चा का विषय वस्तु था बिल्डिंग बायलॉज 2014। बिल्डिंग बायलॉज के आने से रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ परिवर्तन हुआ है उन भवनों के निर्माण में भी जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा था। जी हाँ, इसके आने के बाद से अवैध भवनों के निर्माण पर रोक लगेगी। लिहाजा पटना को सुंदर और सुव्यवस्थित रूप देने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ इसमें भूकंप रोधी तकनीक की भी बात की गई है, और उन सभी चीजों को शामिल किया गया है जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। पर्यावरण और इकोलॉजिकल सिस्टम में हार्मोनी पर भी इस बायलॉज पर ध्यान दिया गया है। गंगा नदी के तटबंध से 200 मीटर पहले और अन्य नदियों के तटबंध से 100 मीटर पहले कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ सभी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि गंगा रिवर के 200 मीटर सम डिस्टेंस पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंगा का कोर्स बहुत सडनली नहीं लेकिन ड्यू कोर्स में वो चेंज करता रहता है। तो उसको कंसीडर करते हुए गंगा का जो एरिया है उस एरिया को फ्री फ्रॉम डेवलपमेंट के लिए कर दिया गया है। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के अनुसार ये सुनिश्चित किया गया है कि कितनी चौड़ी सड़क पर कितनी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकेगी, जबकि पूर्व में कम चौड़ी सड़कों पर भी धड़ल्ले से अपार्टमेंट निर्माण होते थे। सड़क को आपके प्लॉट के आगे जो सड़क है उसकी चौड़ाई, अगर आपको G+1 बनाना है तो उसकी चौड़ाई 12 फीट, अगर उससे ऊपर बनाना G+2 बनाना है तो 12 फीट से ऊपर और 20 फीट से नीचे की सड़क होगी तो आप G+2 बनाएंगे। और 20 फीट से जैसे ही बढ़ गए या 20 फीट चौड़ाई है तो वहां पर 12 मीटर की बिल्डिंग बनेगी। अपार्टमेंट निर्माण में मुनाफे की वजह से कम चौड़ी सड़कों और कम एरिया की जमीनों पर भी अपार्टमेंट निर्माण खूब हुआ, जिसका नतीजा बाद में या तो वहां रहने वालों पर पड़ा या भवन को ही अवैध घोषित कर दिया गया। इन्हीं सभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से नई बायलॉज ने 6.5 कट्टे से कम भूमि पर बहुमंजिले इमारतों पर रोक लगा दी। वहीं टाउनशिप के लिए 400 कट्ठे की जमीन की अनिवार्यता निश्चित की गई। अभी जो रेगुलेशन आया है इसमें है कि 20 फीट से कम अगर आपकी अप्रोच सड़क है तो उसमें आप बहुमंजिली इमारतें नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 मंजिल तक ही इमारत बना सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन पर इसको लागू नहीं किया गया है। कुछ से कम में आप टाउनशिप बसा ही नहीं सकते हैं। हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं जो टाउनशिप जो कहा जा रहा है तथाकथित टाउनशिप है, ये टाउनशिप का मतलब दूसरा होता है। एक ही कैंपस में हर चीज़, आप कैंपस में इन कर गए तो हर चीज़ आपको वहीं मिल जाना है। इंटरटेनमेंट से लेके मेडिकल से लेके ऑल फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटी, जो भी हर चीज़ है, हर फैसिलिटीज आपको कैंपस में ही मिल जाए, उसको कहते हैं टाउनशिप। जानकारों के मुताबिक नए बिल्डिंग बायलॉज 2014 पुराने बायलॉज 2007 से कई मायनों में अच्छा है। ऐसे में आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बिहार में भवन निर्माण इंडस्ट्री में तेजी आने के आसार हैं।
वहीं एक स्वच्छ और सुंदर शहर का सपना साकार होने की भी संभावना है। दोस्तों, आज की कड़ी में हमने बात की बिल्डिंग बायलॉज 2014 की। पूर्व के बायलॉज की उपेक्षा अगर इसकी बात करें तो इसमें बारीकी से हर एक चीज का ध्यान रखा गया है और कोशिश की गई है पहले जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उससे इस बायलॉज में ना दोहराई जाए, ताकि पटना जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है वो आगे एक अपना स्वर्णिम भविष्य भी बना सके, एक सुंदर निखरे रूप में वो एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इसका ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ ध्यान रखा गया है इस बात का भी कि पटना शहर को दिया जाए जल्द से जल्द एक सुंदर और निखरा स्वरूप। इसके साथ ही दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर बिल्डिंग बायलॉज से जुड़ी बातों के बारे में आप देना चाहते हैं हमें कोई सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले सप्ताह बिल्डिंग बायलॉज 2014 से जुड़े कुछ और खास बातों का खजाना लेकर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।